नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सारा देश आज याद कर रहा है और इसके साथ जम्मू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है। जी सतीश जी, चिनाब वैली में आज 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई और एक अभी भी लापता है और राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आज शाम को एक बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिस पे चर्चा की जाएगी। लेकिन जम्मू में उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया। जी। आजाद की कल पहली रैली थी जम्मू के अंदर जी। उसको लेकर बहुत क्यास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जाएंगे आजाद साहब किस तरफ जाएंगे और रैली कैसी होगी। जी, इस पर चर्चा करेंगे। जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज शिक्षक दिवस की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन है जिसे उन्होंने 1962 में जब उनके कुछ साथी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि आपका जन्मदिन सबने मनाना है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा जन्मदिन अगर मनाना तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एक शिक्षक थे और सारी उम्र ही कहते हैं कि आदमी कुछ सीखता रहता है, कुछ सिखाता रहता है। तब से लेके आज तक वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जम्मू के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर भी, जम्मू में मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बहुत से स्कूलों में बच्चों को शिक्षक बनाया है, वो सामने आए और किस तरह पढ़ाया जाता है, किस तरह दिखाया जाता है, वो चीज़ें हो रही हैं। उसके साथ साथ ये हमारे जम्मू कश्मीर ने 10 अध्यापकों को सम्मानित किया है, शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। और साथ में जैसा हमने पहले कहा कि जम्मू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस भी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का वहाँ पे फंक्शन भी चल रहा है। बिल्कुल, वास्तव में आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी है, जैसा आपने बताया। देखिए, आपने खुद बताया कि किस तरह उनके सहयोगी गए कि जन्मदिन मनाने के, उन्होंने शिक्षक दिवस को अहमियत दीजिए, हम स्टूडेंट हैं। और ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद दूसरे उप कुलपति बने थे। और आपको पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की देश दुनिया में काफ़ी प्रतिष्ठा रही है। वहाँ से बड़े बड़े हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश, बिहार से बड़े बड़े राजनेता, कद्दावर नेता रहे, जो वास्तव में नेता थे, जमीनी, जो मानवीय सोच रखते थे, वो वहाँ से पास आउट हुए। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये ऐसे राष्ट्रपति थे हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद बने और कम से कम 4 प्रधानमंत्री के साथ इनका कार्यकाल रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन चारों के साथ उन्होंने उनका अनुभव रहा। और एक बहुत बड़े फिलासफर थे, दार्शनिक थे। इनका व्यक्तित्व तो आके बहुत विशाल था और तमिलनाडु में जन्मे, वहीं उनका देहावसान हुआ। तो मैं समझता हूँ ऐसे दार्शनिक और ऐसे काबिल, आज तो टीचर को लेकर कई बार तमाम तरह के किस्से सामने आते हैं, लेकिन वास्तव में वो दौर था कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो एक आइडियल थे, आइकॉन थे शिक्षा जगत में। तो हम समझते हैं पीपी न्यूज़ लाइन आज के दिन को ख़ास तौर से महत्व के तौर पर देखते हुए उनको याद करता है। और जैसा आपने कहा कि स्टेट की ओर से 10 शिक्षक अवार्ड घोषित किए गए हैं, जिसमें 5 जम्मू प्रोविंस से हैं, 5 वैली से हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो 5 जम्मू से किए गए हैं उसमें 3 अवार्ड जो हैं चिनाब वैली में गए हैं, एक कठुआ और एक राजौरी में। इसी तरह कश्मीर में 2 बारामूला, 2 श्रीनगर और एक साउथ कश्मीर में गया है। तो कहने का लब्बो-लबाब ये है कि अगर शिक्षकों को, गुरुओं को, इनको गुरु कहें, उस्ताद कहें उर्दू में, तो इनका सम्मान होगा तो जाहिर है कि आने वाली नस्लों को भी उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो और जहाँ तक जम्मू विश्वविद्यालय की बात करें, जम्मू विश्वविद्यालय करीब शायद 100 साल होने वाले हैं। जम्मू विश्वविद्यालय, बड़े बड़े IAS अफसर यहाँ से निकले, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष निकले हैं। तो हम समझते हैं हम दोनों जहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नतमस्तक होकर अपने भावांजलि अर्पित करते हैं, वहीं हम जम्मू विश्वविद्यालय के कृतज्ञ इसलिए हैं कि इन्होंने बड़े बड़े, जैसे हम जिक्र किया, IAS और तमाम लोग यहाँ से पास आउट होकर निकले। ये हम सब जम्मू के डोगरों के लिए और पर खास तौर से पूरे जम्मू कश्मीर बात है, सबके लिए गौरव की बात है। देखो, सही कहा सी जी। लेकिन दुख की खबर ये है कि चिनाब वैली में
आज 2 सड़क हादसे हुए हैं जी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है जी और 1 लापता है। जी ये पता नहीं, क्या समझ नहीं आ रही इस इलाके में क्या बात है। हर हफ्ते 10 दिन के बाद यही कोई ना कोई हादसा वहाँ रोड पे होता रहता है। और यहाँ तक आप ये मान के चलिए कि इतनी मिलिटेंसी में मौतें नहीं हुई जितनी सड़क हादसों में यहाँ हुई है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आंकड़े अगर इकट्ठे किए जाएं, इतने आतंकवाद में लोग नहीं मारे गए जितने सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, उसकी वजूहत कई हैं जो जानकार कहते हैं। एक तो जो सड़कें हैं वो यातायात के अनुकूल नहीं बची हैं, खड्ड है, तमाम चीज़ें हैं। उसके अलावा जो ये तो खैर कार का एक्सीडेंट था, खुद मालिक चला रहे थे। जो स्पीडी ड्राइविंग होती है, उनको पता तीखा मोड़ है लेकिन खींचे जा रहे हैं, कहीं आपकी आंख झपकी तो सीधा नीचे गए। उसके अलावा जो इन इलाकों में, चाहे वो पीर पंजाल का इलाका हो पर्वतीय या चिनाब वैली का पर्वतीय हो, वहाँ पर आम तौर पर नौसिखिए ड्राइवर मेटाडोरें चलाते हैं। वो खुद तो मरते ही हैं और सवारियों को भी साथ ले जाते हैं। तो ये एक बड़ी दुखद बात है। उनके लिए एक 10-20 रुपए सवारी की कीमत होती है, उसके लिए वो कहीं भी मेटाडोर रोक सकते हैं। वहां नहीं, यहाँ भी यही हाल है। बिल्कुल हर जगह इनका एक ही हाल है कि कहीं भी एक सवारी को रोकने के लिए रॉन्ग साइड पे गाड़ी मार रहे हैं, कहीं आगे से आ रहे हैं कि पीछे से आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, यही हाल दिल्ली में था। जब दिल्ली में प्राइवेट बस चलती थी तो वहां दिल्ली में बसों का नाम दिया गया यमराज की बहन। वो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी जिन्होंने फेज आउट करके इनका माफिया तंत्र, जिसमें पॉलिटिशियन भी लोग थे, उनकी कांग्रेस पार्टी के लोगों की बसें थी, उन्होंने किसी की परवाह नहीं करी, बीजेपी कांग्रेस सबकी बसें थी, लेकिन उन्होंने एक मजबूत इरादे के साथ शीला दीक्षित ने वो सब बसें, सबसे बड़ी ट्रैफिक पुलिस और दूसरे जितने भी जहां पे खड़े होते हैं वो इन कमर्शियल व्हीकल्स को पूछते नहीं है उनके साथ क्या उनकी सांड गांठ है, सबको पता होता है। प्राइवेट को रोकता है, चाहे दोपहिया वाला हो या कार हो, उनके ऊपर चलान पे चलान करते जाएंगे। इनको नहीं पूछेंगे भाई तुम कहां से, तुम किस लेन से किस लेन में जा रहे हो, तूने जाना किस तरफ और किस तरफ से आगे से होके आगे आ रहे हो। हर दिन आप देखते हो सड़क पे जाके अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ से अगर आप सवारी से चल रहे हो विक्रम चौक तक आप कितनी बार आपको अपने आप को बचाना है। बिल्कुल हफ्ते का खेल है। वो डायरियां बनी हुई हैं, कौन से चौक पर कौन खड़ा है, कौन से अगले चौक में कौन है, वो डायरियां भरी जाती हैं हफ्ते के साथ। जी आज राज्य निर्वाचन अधिकारी ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है। काफी देर से एक शोर हो रहा है कि 25 लाख वोटर बन रहे हैं, 1 करोड़ वोटर बन रहे हैं, ये बाहर से लोग आ रहे हैं और कितने यहाँ से बाहर से आके डालेंगे वोट। उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग बुलाई गई है कि वहाँ क्या स्थिति क्या है, कल को क्या स्थिति होगी, इसमें क्या है। लेकिन इसको लेके जम्मू में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, इसका विरोध शुरू हो गया। आज सुनील डिम्पल है, उसने भी इस ऑर्डर की वेस्ट दिल्ली है, उसने भी इनकी जो कॉपीज जो है उनको जलाया गया है, जिसपे ऑर्डर दिया गया कि बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारी मांग जो है जम्मू कश्मीर स्टेट हुड की है, स्टेट हुड ताकि रखे। उन्होंने इवन गुलाम नबी आजाद को भी क्रिटिसाइज किया है, सबको किया है और काफी प्रोटेस्ट किया। नहीं ठीक कह रहे हैं। देखिए कश्मीर जब ये मामला आया, हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरदेश कुमार सिंह से सफाई दी गई बकायदा। उन्होंने कहा भाई हमने कहीं 25 लाख की कहा ही नहीं कि 25 लाख बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई फ्लड गेट खोल रहा है, उन्होंने ये बात तो कही नहीं। उन्होंने कहा जो 1951 का जनप्रतिनिधि एक्ट है, और जो एक्ट भी किसने बनाया था जब शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू से यहाँ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ उस समय प्राइम मिनिस्टर होती थी दिल्ली में, उन लोगों ने मिलकर बनाया था। आज किस मुंह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? उन्हीं की पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी भी तो कांग्रेस में निकली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों का समर्थन करते हैं। महाराजा साहब की जहाँ चीज़ इनको अच्छी लगेगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और जहाँ लगे हमारे हित में नहीं है तो उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ, हालांकि हरदेश कुमार सिंह ने यह कहा है कि जो लोग यहाँ पुराने रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको तो राइट बनना चाहिए। जब यूटी बन गई, 370 टूट गई, तो उनका राइट कैसे छीन सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। इससे पहले शिवसेना, बाल ठाकरे देखिए, उसकी तो नीति अलग है टोटल। अगर मेन शिवसेना की बात करें, वो तो भारतीयकरण की बात करती है, और यहाँ उसकी यूनिट यहाँ विरोध कर रही है। तो ये बड़ी अजीब स्थिति है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है जो पार्टी के जो प्रमुख मुखिया हैं वो कहीं ना कहीं मसरूफ हैं, हो सकता है उनके नंबर 2 के नेता, रिप्रेजेंटेटिव उनके प्रतिनिधि आएंगे और वो आगे बात करेंगे। और चूंकि स्पेशल जो रिवीजन चल रहा है उसका अपना मतदाता का, तो वो जो ड्राइव शुरू हो रही है तो उसमें उसको लेकर इनकी राय ली जाएगी।
ये लोग जाहिर है कि ये बोलेंगे जी आप 25 लाख ये ईश्वर मचाते रहेंगे, आंकड़ा सामने नजर आ रहा है, ईश्वर मचाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुद्दा बनाने के लिए मुद्दा है। अदरवाइज देखा जाए कोई ये थोड़ा कि गेट खोल दिया जा रहा है कि आज बाहर के बिहार, यूपी और पंजाब के सारे लोग, ये तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है इसलिए कि एक अट्रैक्ट करने के लिए। देखिए जी, हम जम्मू की बात कर रहे हैं, ये सारा मसला है जी। सी जी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, और कल जम्मू में उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, और जम्मू से एयरपोर्ट से लेके जो सैनिक फार्म है वहां तक उनकी रैली निकली, जुलूस निकला। उनके साथ उनके जो सहयोगी थे जिन्होंने रिजाइन किया हुआ था वो भी साथ थे, और उन्होंने एक रैली को संबोधन भी किया। अपने 3 पॉइंट्स भी रखे उनके आने वाले दिनों में, उनकी जो नई पार्टी बनती है उनके 3 पॉइंट्स क्या है। सी जी, पॉइंट्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ हमारे ही दोस्त उसको कवर कर रहे थे। वो दिखा रहे थे जी, एक बाहर के लोगों को वो कह रहे नहीं बसाएं, हम काम करने देंगे, तो बाहर के लोगों को बिठा के वो कल अपनी रैली कर रहे थे। और बड़ा अजीब सा लगा इनकी रैली को जब दिखाया गया, एक वर्ग ने दिखाया कि बहुत से लोग आए हुए हैं, बहुत दुनिया वहां पे आई है, वर्कर्स बहुत ज्यादा आया हुआ है, लेकिन एक वर्ग ये भी दिखा रहा था कि कुर्सियां खाली पड़ी गई हैं, और वहां जो बैठे हुए लोग हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है, गुलाम नबी आजाद कौन है हमें पता नहीं है, किस लिए आए हो, कांग्रेस के लिए आए हैं। और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषण में कहा कांग्रेस खत्म हो गई, हम 23 नेता निकल आए, बाकी निकल आए। अगर कांग्रेस खत्म हो गई है तो रामलीला ग्राउंड में कौन बैठे थे? अगर वो यूपी बिहारी वहां बैठे हैं तो वो मानना पड़ता है कि वहां बैठे हुए ठीक लगते हैं। अब जम्मू में आपकी रैली में भी यूपी और बिहार के लोग लाए जाएंगे, उनको उठाया जाएगा, फिर हम कहेंगे रैली बहुत बड़ी निकली है, तो फिर इस पे इसका क्या असर पड़ेगा राज्य में? आपने ठीक कहा, कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। आजाद साहब की रैली देखिए, सबसे पहली बात है कि जो एक बड़ा सेक्शन मीडिया का ये पोस्टरिंग कर रहा है आजाद की रैली को लेकर, मालूम तूफान आ गया हो, उनको ये भी समझना चाहिए कि मीटिंग जो है उन्होंने परेड में एमए स्टेडियम में नहीं रखी जिसकी कैपेसिटी लाख तक की है, उन्होंने एक रिजॉर्ट के अंदर रखी है जहां पर ब्याह शादी के लिए 200 से लेके 1000 तक या 2000 तक आदमी आ सकते हैं, 3000 5000 लगा लो, लेकिन उसमें कुर्सियां खाली। आप एक बड़ा सेक्शन दिखा रहा है जी जलवा, और एक ने रिपोर्टर ने, मैं हैरान हूं कि उस रिपोर्टर ने आने वाले लोगों से बात करी, कुर्सियां खाली दिखाई। और हैरत की बात, जब हम अभी पहले चर्चा करते चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में कि बाहरी प्रवासी लोगों को जो है वोट ना बने, आजाद एक तरफ बोल रहे हैं कि बाहर के लोगों को मैं जमीन नहीं लेने दूंगा, मैं रोजगार नहीं लेने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और बुला के बैठाया वहां बाहर के लोगों को। मतलब आप बाहर के लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी नेतागिरी के लिए, लेकिन उनके हक उनको नहीं लेने देना चाहते। तो मैं समझता हूं कि, और ये भी जानकारी सूत्रों से मिली है कि आजाद परिवार के लोगों ने इसके लिए कई प्रॉपर्टी लोगों की मदद ली कि लोग जुटाए जाए, चूंकि आजाद के साथ जितने लोग हैं वो नेता गए हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कार्यकर्ता नहीं है। और नेता जो थे वो सारे मंच पर चढ़े हुए थे। हमारे एक मित्र जो पत्रकार मित्र ने बताया कि आजाद ने 2-3 बार ऐलान किया कि मंच कमजोर है, आप नीचे उतर रहिए। कुछ लोग कोई सुनने को तैयार नहीं था। अपने नेता की तो कम से कम सुनो जिसको तुम नेता बना रहे हो। अच्छा, फिर लोग बीच में उठ के चलने शुरू हो गए उसकी बैठक में। जिन लोगों को तुमने बुलाया किसी भी तरीके येन केन प्रकरण, अब उन लोगों पर अब ये हमला करेंगे बाहरी लोग, तो वो तो फिर उठ के जाएंगे ना। अच्छा, उनमें जैसे आपने खुद बताया, जिससे पूछा कि किसके लिए आया है, कोई जवाब नहीं। और बाहर के हैं, किसके लिए आया है, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस को जिताने आया है। मंच से बोला जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ, भड़ास निकाली जा रही है, और नीचे बोल रहे कांग्रेस को जिताने आया। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए हम समझते हैं कि गुलाम नबी आजाद की जो पहली रैली है उसको लेकर विवेचनाएं हो रही हैं, हो भी चुकी हैं। अब आने वाला समय देखेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी उन्होंने कहा जी मैं अपना पार्टी और उसका निशान कश्मीर से तय करूंगा। ठीक है ना, कई चीजें हैं जिन पर जम्मू के लोगों को भी विचार करना होगा। जैसे हम पहले पीपी ने चर्चा कर चुका है, जम्मू के लोगों को ये भी याद रखना चाहिए 2008 का बम बम बोले जो आंदोलन चला, ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर यही श्रीमान थे जिन्होंने अमरनाथ भूमि विवाद के कारण वो सारा बवंडर मचा था। और उस वक्त बीजेपी या दूसरे जो संगठन थे हिंदूवादी, उनकी क्या भूमिका रही, सबकी भूमिकाएं सामने है। और
हम समझते हैं कि प्रजा परिषद के बाद अगर जम्मू में कोई बड़ा आंदोलन चला जिसमें 3 साल के मासूम बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग, उसमें हिंदू नहीं मुसलमान भी शामिल थे, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने दिल जान से शिरकत की थी। और कौन था उस टाइम हुक्मरान? यहाँ गुलाम नबी आज़ाद। तो हम समझते हैं कि लोग चीज़ों को समझते हैं। इतिहास याद करने की चीज़ इसलिए होती है कि इतिहास को याद रखा जाए। सामने जो नेता आ रहा है ये कल क्या था, कल क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है, कल क्या कहेगा, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण चल रहा है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, देखिए आज़ाद जिस कद के नेता थे कांग्रेस में रहते हुए, वो एक ज़माने में हम सुनते थे जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो योग गुरु थे वो सीटों की सत्ता हिलाते थे। सेम इसकी स्थिति गुलाम नबी आज़ाद की थी। यहाँ जम्मू कश्मीर के हवाले से एक पत्ता नहीं हिलता था गुलाम नबी आज़ाद के हाँ और ना कह बिना। यहाँ जो फैसले होते थे दिल्ली में बैठ के वो आज़ाद साहब का चेहरा देख के होते थे। आज आज़ाद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, भोली बातें कर रहे हैं। अच्छा कल एक वो चीज़ देखिए, मुझे याद आया, कल कह रहे हैं जी मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। अरे भाई दिल्ली में सरकार किसकी थी? यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में सरकार थी। तुम जो मांगते तुम्हें मिल जाता था। मैं कैसे, हम क्यों नहीं कहा? और मुझे याद आता है जब आपको याद होगा कुछ 5-6 महीने पहले राहुल गांधी आए थे, एक रिजॉर्ट में मीटिंग थी, वहां भी आज़ाद यही शैली यूज कर रहे थे। तो बाद में राहुल गांधी ने उठकर स्नैप किया था, भाई सरकार कार्यकर्ताओं की थी, सरकार कांग्रेस की थी, मेरी आपकी सरकार नहीं थी। तो ये जो मैं जो है ना, तो इससे साफ लगता है कि ये सारा मसला अहम का है, ईगो का है और अपने वजूद का है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आज़ाद जो सोच कर चले थे जी, उस पर लग रहा है कि वो एक अपने आप यही समझ रहे हैं कि मैं एक नेशनल पार्टी बनाऊंगा जी, जम्मू कश्मीर से अब स्टार्ट करूंगा। और जम्मू कश्मीर की उनकी जो शुरुआत है जी, हम तो ये कह सकते हैं वो शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अच्छी नहीं, बिल्कुल ठीक आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।